वेलकम बैक जनाबे वाली। प्रीवियस जो लेक्चर 2 आप लोगों ने देखा, थोड़े थोड़े मेजर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में था। आप लोगों को मिक्सचर वगैरह के हवाले से, कंपाउंड सॉल्ट वगैरह, शुगर वगैरह के हवाले से मैंने बताया और उसके बाद मैंने आप लोगों को आपकी असलियत दिखाई। तो अब असल में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि मोल एवोगैड्रो कांस्टेंट के हवाले से। डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, मैंने कुछ नहीं करना सिवाय आपको एक मैजिकल मैप सिखाने के। वो मैजिकल मैप क्या है? वो आपके तमाम के तमाम गमों का इलाज है, वो आपके तमाम के तमाम समस्याओं का सलूशन है। तो गुरुजी आपको वो तमाम के तमाम समस्याओं का सलूशन देने जा रहे हैं एक मैप की शक्ल में। लेकिन ये थोड़ी सी छोटी मोटी एक जो डेफिनेशंस हैं इसको क्विकली रिव्यू कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि एक्चुअली क्या है। आपको पता है कि मोल जो है ये ग्रीक वर्ड है, याद रख लीजिएगा। इसको स्मॉल लेटर n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और बेटे याद रख लें इसका वजन होता है टू वे, यानी कि वजन करना, वजन करना। और ये जो वजन किया जाता है सब्सटेंसेस का, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स का, कोई भी किसी भी किस्म का जो सब्सटेंस है उसका मैस बजाय एएमयू यूनिट के, आपको याद होगा आपने एएमयू यूनिट पढ़ा हुआ है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 होता है। एएमयू में जब भी मैस लिखा हुआ होता है याद रख लीजिएगा एएमयू का मैस हमेशा 1 पार्टिकल का होता है या सिंगल पार्टिकल का होता है। लेकिन जब भी हम मोल की या मोलर मैस की बात करते हैं याद रख लीजिएगा ये 1 पार्टिकल, 2, 3, 4 पार्टिकल का नहीं होता, ये हमेशा एवोगैड्रो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स का होता है। ये बात अभी मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले देखिए मोल की डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल। पेपर में जब भी लिखना बेटे हेडिंग देना डेफिनेशन की अलग, एग्जाम्पल की अलग। जब तक आप हेडिंग्स नहीं देंगे तब तक आपके नंबर नहीं आने। जब तक आप पेपर चेक करने वाले के लिए आसानी पैदा नहीं करेंगे तब तक आपके नंबर नहीं आने। जब तक आपका पेपर यूं एक खुली किताब की तरह पेपर चेकर के पास मौजूद नहीं होगा तब तक आपके नंबर नहीं आने। जब तक आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तब तक आपके नंबर नहीं आने। आपके नंबरों में आपके नॉलेज का, आपके मटेरियल का और आपकी प्रेजेंटेशन का सबका बराबर बराबर रोल है। अगर मैं कहूं 33% और 1% खुशखती को भी दे दें, बेटा प्रेजेंटेशन किसको कहते हैं? मटेरियल है। उसके लिए हैंडराइटिंग का आउटस्टैंडिंग होना जरूरी नहीं है, उसके लिए मटेरियल को अरेंज करने का तरीका और सलीका जरूरी है। यह चीज इंपॉर्टेंट है। तो बेटा देखिएगा मोल किसे कहते हैं? एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फॉर्मूला मैस और आयोनिक मैस। 4 मैसेज बोली है मैंने, गौर से देख लो। एटॉमिक मैस हमेशा किसके लिए होता है? एटम के लिए होता है। मॉलिक्यूलर मैस किसके लिए होगा? डेफिनेटली मॉलिक्यूल के लिए होगा। फॉर्मूला मैस किसके लिए होगा? आयोनिक कंपाउंड के लिए होगा। और आयोनिक मैस किसके लिए होगा? आयन के लिए होगा। तो आयोनिक मैस, फॉर्मूला मैस, मॉलिक्यूलर मैस और एटॉमिक मैसेस बजाय एएमयू यूनिट के जब एक्सप्रेस्ड किए जाते हैं ग्राम्स के अंदर, बस यूं समझ लो दिस इज द कीवर्ड इन दिस डेफिनेशन। जब इनको ग्राम्स में एक्सप्रेस्ड किया जाता है तो ये 1 मोल के इक्वल होते हैं। और बेटे इन मैसेस को फिर मोलर मैसेस का नाम दिया जाता है। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मैस को मोलर मैस का नाम दिया जाएगा। और आपको पता है मोलर मैस को अगर आप कैपिटल M के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका यूनिट क्या बनेगा? ग्राम पर मोल। ये MCQ में आ सकता है, इसको याद रख लीजिएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ग्राम पर मोल को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये ग्राम पर मोल इज द यूनिट ऑफ मोलर मैस, याद रख लीजिएगा। यूनिट ऑफ मोलर मैस है, यूनिट ऑफ मोलर मैस।
तो ये मोलर मास का यूनिट है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से ज़हन में रख लेना। अब देखिए इसकी एग्जांपल्स में क्या है। इसकी एग्जांपल्स में जो आपको वैरायटी नजर आएगी उसमें आपको एटम की वैरायटी नजर आएगी, मॉलिक्यूल की वैरायटी नजर आएगी, आयोनिक कंपाउंड की वैरायटी नजर आएगी, जिसके लिए टर्म ग्राम फार्मूला यूज किया जाता है। आपको पता है कि आयोनिक कंपाउंड अभी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि आयोनिक कंपाउंड्स कभी भी इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, जॉइंट लेटस की फॉर्म एग्जिस्ट करते। तो हम लोग उसका जो क्रिस्टल लेटस पूरे का सबसे छोटा पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, यूनिट सेल। और यूनिट सेल के अंदर जो भी आयंस की सिंपलेस्ट रेशियो होती है उसको फार्मूला यूनिट का नाम दिया जाता है। तो याद रखिएगा फार्मूला यूनिट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ आयंस होती है किसी भी आयनिक कंपाउंड के यूनिट सेल के अंदर। क्या बोला मैंने, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ आयंस होती है किसी भी आयनिक कंपाउंड के यूनिट सेल के अंदर। अच्छा जी, लो जी, ये जो अगर आपको एग्जांपल्स नजर आ रही हैं आप लोगों के पास 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब जानते हो क्या बेटा? ये जब ग्राम एटम का मतलब याद रख लीजिएगा मोल होगा, मोल्स ऑफ एटम्स, मोल्स ऑफ एटम। जब भी ग्राम एटम लिखा जाए तो समझ जाएं मोल्स ऑफ एटम है। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है। ग्राम फॉर्मूले का मतलब मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स यानी कि आयनिक कंपाउंड्स के हैं। और बेटे ये 1 ग्राम एटम 1 मोल के बराबर, 1 ग्राम मॉलिक्यूल 1 मोल के बराबर, 1 ग्राम फॉर्मूला 1 मोल के बराबर। अगर आयनिक कंपाउंड हाइड्रोक्सिल आयन लेना चाहे तो उसकी भी एग्जांपल लिख सकते हैं। बहरहाल 3 एग्जांपल्स काफ़ी हैं। बेटा देखें, एक हाइड्रोजन एटम अगर मैं आप लोगों के सामने लेता हूं तो एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है सब जानते हैं, 1.008। अगर मैं AMU में लिखूंगा तो वो कहलाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। लेकिन बेटा जैसे ही मैं इसको ग्राम में लिख दूंगा, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ग्राम में लिखने के बाद ये मोल्स या मोलर मास बन जाएगी। ग्राम्स में लिखने के बाद ये मोल्स या मोलर मास बन जाएगी। बेटा इसी तरह वाटर की बात करते हैं। वाटर का फार्मूला हर एक जानता है, H2O है। और बेटे इसके 1 मोल के अंदर 18 ग्राम बनते हैं। देखिए आप लोग हाइड्रोजन का मास 2 और ऑक्सीजन का 16 मिलाओ तो टोटल 18 बनता है, लेकिन 18 के साथ यूनिट क्या यूज करोगे, ग्राम्स। तो बेटा ऊपर वाली डेफिनेशन जस्टिफाई हो रही है कि तमाम की तमाम मैसेज को जब ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये बनते हैं मोल। सोडियम क्लोराइड का इसी तरह अगर आप लोग बात करते हैं तो सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 अगर आप मिलाते हैं तो 58.5, लेकिन साथ में यूनिट क्या आएगा, ग्राम। तो ये सब क्या था, ये था जनाबे वाली हमारे पास मोल के हवाले से पॉइंट। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद होती है उसको क्या बोला जाता है, एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। ये रहा आप लोगों के सामने सिंपल सा पॉइंट। इस डेफिनेशन को भी आप क्लियरली देख सकते हैं, आप लोगों के सामने लिखी हुई, कोई मुश्किल नहीं है कि नंबर ऑफ एटम्स हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो या फॉर्मूला यूनिट्स हो। एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स या फॉर्मूला यूनिट्स आयनिक कंपाउंड्स के लिए टर्म यूज की जाती है। 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट के अंदर, ठीक है ना, एटम को एलिमेंट में देखेंगे। 1 ग्राम आयन ऑफ आयोनिक सब्सटेंस, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड एंड 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड। इसको क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। बेटे एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल N और कैपिटल A इन सब्सक्रिप्शन। और बेटे याद रखिएगा ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड रहती है, जिसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसमें एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूला, ये प्रॉपर डेफिनेशन है जो आप 2 नंबर के लिए लिख सकते हैं इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो बेटा ये हमारे पास कहलाता है एवोगैड्रोस नंबर और इसकी वैल्यू 6.02 10⁻23 है। अगर मैं एंटेडस पढ़ा रहा होता तो मैं आपको बताता कि ये वैल्यू पेपर में आए तो किस तरह से मैनिपुलेट होती है, ऊपर नीचे किया जा सकता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एवोगैड्रो नंबर के साथ। बेटा ये बाकायदा तौर पर पक्की, ठट्टी और प्रूव्ड बात है कि आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर लोगे तो 1 मोल में हमेशा एवोगैड्रो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स होंगे। और कितने एवोगैड्रो नंबर होंगे, 1 एवोगैड्रो नंबर होंगे। यानी कि यूं समझ लो, MCQ आ जाए, 1 स्मॉल n लिखा हुआ हो तो इज इक्वल टू, याद रख लीजिएगा, 1 एवोगैड्रो नंबर होगा। यानी कि जितने मोल्स उतने एवोगैड्रोस नंबर, जितने मोल्स
उतने एवोगाड्रोस नंबर। तो जी ये बात एवोगाड्रो नंबर की अगर आपको समझ में आ चुकी है, बेटा इसके बाद आप लोगों को वो जो मैं जादुई सा मैप समझाना चाह रहा था उसकी तरफ चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा ये एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं कि अगर 1 मोल सोडियम एटम हो 23 ग्राम बनेगा, इतने एटम्स बनेंगे। 1 मोल सल्फेट आयन हो इतने ग्राम होगा, इतने एटम्स बनेंगे। 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल के 18 ग्राम है, इतने मॉलिक्यूल्स। और 1 मोल सोडियम क्लोराइड हो तो इतने ग्राम और इतने पार्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो देखने वाली चीज है वो सिर्फ ये है, किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल हो उसमें एटम, आयन, मॉलिक्यूल, आयोनिक कंपाउंड कुछ भी हो सकता है। तो जितने मर्जी ग्राम्स हैं इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। अगर उनके 1 मोल हैं तो उन सब में पड़े हुए पार्टिकल्स की तादाद क्या होगी, सेम। इसको मैंने अभी आपको क्या बताया, एवोगाड्रोस नंबर बताया। बेटा एवोगाड्रो नंबर भी पढ़ा दिया जाता है और एवोगाड्रो नंबर पढ़ाने के बाद अगली बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए मोलर वॉल्यूम के हवाले से। लो जी, मोलर वॉल्यूम पढ़ा करके उस मैप की तरफ जाना चाहूंगा जो आपकी तमाम समस्याओं को हल करेगा। तो बेटा जरा देखिए, मोलर वॉल्यूम की भी डेफिनेशन आप लोगों के सामने है। बेटा इसमें भी काम की चीज आप लोगों ने पढ़ लेनी है अच्छे तरीके से कि ये वो वॉल्यूम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में लाजमी आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आएगा, इसको लाजमो मलजूम है आप लोगों ने तैयार करना है। ये वो वॉल्यूम है जो ऑक्यूपाई करता है किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल। शर्तें देखते जाओ मैं क्या क्या बोल रहा हूं। नंबर 1 पे मैंने बोला पहली शर्त यह है कि 1 मोल होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है आइडियल गैस होनी चाहिए। तीसरी शर्त क्या है, एसटीपी कंडीशंस यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम प्रेशर होना चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम प्रेशर होना चाहिए। बेटा ये तीसरी शर्त है, एसटीपी कंडीशंस लाजमो मलजूम है। इससे अगला लेवल भी एक है जिसमें एसटीपी कंडीशंस चेंज हो जाती है, लेकिन मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा, आप लोग अभी मासूम हो। बेटा 1 2 3 1 मोल आइडियल गैस और एसटीपी कंडीशंस पर जो गैस वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है जनाब वो ये पड़ा हुआ है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। याद रख लीजिएगा, इस 22.414 डेसीमीटर क्यूब को मोलर वॉल्यूम कहते हैं और इसको वीएम के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और बेटे अगर आप लोग मुझसे इसका यूनिट पूछोगे तो मैं कहूँगा डेसीमीटर क्यूब पर मोल। तो जी ये है इसका यूनिट, डेसीमीटर क्यूब पर मोल। ये रही इसकी एग्जांपल्स आपको समझाना कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ मैंने इतना बताना है। ये देखो, किसी भी गैस का 1 मोल लिया जा रहा है, जितना मर्जी मैस है इसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है मोलर वॉल्यूम जो है वो मैस इंडिपेंडेंट है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, मोलर वॉल्यूम के लिए क्या चीज ट्रू है, क्या चीज फॉल्स है। ये मैस इंडिपेंडेंट है। बट देखिए 1 मोल है, अगर 1 मोल है तो कितने पार्टिकल्स होंगे, एवोगाड्रो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स होंगे। और अगर एवोगाड्रो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स हैं तो बेटे सबका एसटीपी कंडीशंस पर ऑक्यूपाइड वॉल्यूम क्या होगा, सेम। इसको कहते हैं मोलर वॉल्यूम। 1 मोल में जितने मर्जी एक गैस के अपने अपने इंडिविजुअल मास इन ग्राम्स बनते हैं, लेकिन अगर उनमें 1 मोल है तो उनके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे और उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम। क्योंकि ये वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, मोल्स या मॉलिक्यूल्स के ऊपर। अगर ये बात आपको समझ आ चुकी है तो अब मैं चलना चाहूंगा उस मैप की तरफ जिसका मैं जिक्र कर रहा था। जी बेटा मुझे बताएं, मैंने कितनी चीजें बताई आपको, 3। मोलर मास आपको मैंने बताया है, मोल, एवोगाड्रो नंबर एंड मोलर वॉल्यूम। इन तीनों टॉपिक्स को अगर मैं इकट्ठा करूं तो ये पड़ा हुआ है वो मोल मैप जो आपके तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। बेटा इस मोल मैप पर अगर मैं एक अलहदा से वीडियो बना दूं ना, एक टोटली अलहदा सेपरेट वीडियो बना दूं, तो वो दी बेस्ट होगा। क्योंकि इस वक्त मुझे पता है कि स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मसला इन्हीं
न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का होता है कि मैथ्स को वॉल्यूम में किस तरह कन्वर्ट करना है, पार्टिकल्स में किस तरह कन्वर्ट करना है, ये वो सब कुछ। तो क्या ख्याल है एक नए वीडियो लेक्चर में इसको कन्वर्ट करें? करते हैं। सो काइंडली वॉच माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस मैजिकल मैप विच विल solve all your problems. Take care of yourself. Tata. Bye bye.